नमस्कार। लीजिए हम फिर हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन को लेकर। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको अधिकांश खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें ही देते हैं और साथ ही साथ अपने विशेषज्ञों की जानकारी लेकर आते हैं। लेकिन आज का कुछ विषय अलग है। किसान भाइयों, ये केवल आपके ही लिए नहीं, आम दर्शकों के लिए भी है। जी हाँ किसान भाइयों, आज के अंक में हम आपको जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है नलकूप रिचार्ज पद्धति। ये पद्धति कैसे कार्य करती है, इस विषय पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अभी समय हो चला है खबरें खेती और मंडी भाव का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रबी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित, 30 नवंबर को किसान सम्मेलन होगा। गेहूं में उर्वरक महत्वपूर्ण, पशुओं को अजीर्ण रोग से बचाएं और गन्ने की उन्नत खेती। केंद्र सरकार ने रबी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये बढ़ाकर 1625 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा अलग अलग दालों का एमएसपी 550 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में 2016-17 के लिए अभी रबी फसलों के एमएसपी को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए इन फसलों पर एमएसपी के ऊपर बोनस की घोषणा भी की गई है। बोनस सहित चने का एमएसपी 500 रुपये बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। मसूर का समर्थन मूल्य 550 रुपये बढ़ाकर 3400 रुपये से 3950 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। गेहूं का समर्थन मूल्य 100 रुपये बढ़ाकर 1325 रुपये क्विंटल किया गया है। सूरजमुखी में 400 रुपये की वृद्धि करके समर्थन मूल्य 3700 रुपये क्विंटल कर दिया गया है। मंडियों में लाइसेंसी व्यापारियों से मंडी फीस के लिए क्रॉस चेक लिए जा रहे हैं। इसके लिए उनसे घोषणा पत्र भरवाना और उसका नकदीकरण हो, यह दायित्व मंडी सचिव का होगा। यह निर्देश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक राकेश श्रीवास्तव ने सभी मंडी अध्यक्ष, सचिव एवं बोर्ड के आंचलिक कार्यालयों को दिए हैं। मंडी के लाइसेंसी व्यापारियों को सुविधा के लिए अधिसूचित जिंसों की खरीदी के बाद देय मंडी फीस का भुगतान नगद, आरटीजीएस, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चेक या अकाउंट पेई चेक के जरिए किया जा सकता है। निर्देश में कहा गया है कि लाइसेंसी व्यापारी द्वारा मंडी फीस का भुगतान क्रॉस चेक से किया जा सकता है, तो मंडी सचिव का यह दायित्व होगा कि वह लाइसेंसी व्यापारी से लिखित में घोषणा पत्र प्राप्त करें। खाद को बीज बोने से पहले ड्रिल द्वारा जमीन पे 4 इंच की गहराई पर डालना चाहिए। गेहूं की फसल में स्फुर एवं पोटास की पूरी मात्रा बोनी के समय देनी चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा बोनी के समय एवं बची हुई आधी मात्रा को 2 हिस्सों में बांटकर पहली और दूसरी सिंचाई के समय यूरिया का भुरकाव करके देना चाहिए। अगर सिंचाई की व्यवस्था कम है तो नत्रजन की आधी मात्रा बोनी के समय एवं आधी मात्रा पहली सिंचाई के साथ दें। असिंचित खेती में उर्वरकों को पूर्ण मात्रा बुआई के समय ही देना उपयुक्त रहता है। जस्ते की कमी को जिंक सल्फेट द्वारा 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 साल में एक बार देकर पूरा किया जाना चाहिए। असिंचित खेती में 40 किलो यूरिया, 20 किलो स्फुर एवं 20 किलो पोटास देना चाहिए। सिंचित खेती के लिए 120 किलो यूरिया, 60 किलो स्फुर एवं 30 किलो पोटास देने की सिफारिश की गई है। पशुओं में अजीर्ण रोग अधिक समय तक रूखा सूखा, सड़ा गला, बदबूदार चारा मिलने से होता है। पाचन प्रणाली ठीक कार्य नहीं करती। पेट में उत्पन्न हुए परजीवी भी अपच उत्पन्न करते हैं। पशु की भूख और जुगाली बिल्कुल नियमित हो जाती है। पशु सुस्त हो जाता है। मल सूखा और बकरी की मैगनी के समान थोड़ा थोड़ा होता है। इसके उपचार हेतु पशु को जुगाली की दवा देकर दस्त करवाने चाहिए। 2 तोला सोंठ कूट पीसकर 1 पौंड सरसों के तेल में मिलाकर पशु को पिला देना चाहिए। इससे आफरे के साथ पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। पशु को चारा थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार खिलाना चाहिए। प्रथम दिनों में मुलायम घास, दलिया और चावल का मांड देना चाहिए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा दाना बढ़ाते जाना चाहिए। पशु को कब्ज उत्पन्न करने वाला चारा एवं दाना नहीं देना चाहिए। गन्ने को रेतीली मिट्टी से भारी काली चिकनी मिट्टी जिसमें कि पर्याप्त नमी, उचित जल निकास व पोषक तत्व धारण वाली मिट्टियों में उगाया जा सकता है।
बोने के पहले टुकड़ों को बीटावैक्स 1 ग्राम दवा प्रति लीटर या बाविस्टिन में 2 मिनट तक डुबोना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में बीज को उपचारित करने पर बीज का अंकुरण अच्छा होता है तथा सबसे अंत में टुकड़ों को एजेटोबैक्टर से एवं पीएसबी से उपचारित करना लाभदायक रहता है। 2 से 3 स्वस्थ आँखों वाले रोग रहित गन्ने के टुकड़ों को बीज के रूप में प्रयुक्त करते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष बाद बीज को बदल देना चाहिए। 8 से 9 माह के बाद बीज के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। अगर गन्ना ज़्यादा उम्र का है तो उसका ऊपरी आधा भाग ही बीज के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। 1 एकड़ हेतु 40 से 50 कुंटल 3 आँख वाले टुकड़ों को बुआई हेतु प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सोयाबीन के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। आगर में न्यूनतम 2,750 रुपए, अधिकतम 3,000 रुपए। बैतूल में न्यूनतम 2,401 रुपए, अधिकतम 3,051 रुपए। राजगढ़ में न्यूनतम 2,891 रुपए, अधिकतम 3,180 रुपए। सतना में न्यूनतम 2,400 रुपए, अधिकतम 3,062 रुपए रहा। मसूर के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। शाजापुर में न्यूनतम 4,700 रुपए, अधिकतम भाव भी 4,700 रुपए रहा। मंडला में न्यूनतम 4,000 रुपए, अधिकतम 4,700 रुपए। जबलपुर में न्यूनतम 4,650 रुपए, अधिकतम 4,900 रुपए। आगर में न्यूनतम 4,700 रुपए, अधिकतम 5,220 रुपए। अरहर के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। जबलपुर में न्यूनतम 4,601 रुपए, अधिकतम भाव भी 4,601 रुपए रहा। मुरैना में न्यूनतम 4,645 रुपए, अधिकतम 5,200 रुपए। मनासा में न्यूनतम 8,000 रुपए, अधिकतम 8,500 रुपए। उदयपुरा में न्यूनतम 5,000 रुपए, अधिकतम भाव भी 5,000 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नलकूप रिचार्ज पद्धति की जानकारी लेने का। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कई बार हमारे नलकूप में अचानक पानी चला जाता है। ये कैसे होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता और शायद आपको भी नहीं पता। आज हम इसी विषय पर तो जानकारी लेने वाले हैं। जी हाँ किसान भाइयों, ये पद्धति कैसे कार्य करती है, कैसे हम पानी के समस्या से जूझ रहे होते हैं और कैसे बच सकते हैं, इसी विषय पर हम जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर KS भार्गव से, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र देवास में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी के बिना चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या हमारी खेती हो,
किसी का भी जीवन संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि मालवा में आप देख रहे होंगे, आप खासकर देवास ज़िले में हम बात करें तो पानी जो हमारा ज़मीन का जो ग्राउंड वाटर है या जो ज़मीन में पानी है, जो उसका जल स्तर है दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हम पानी का आजकल दिनों दिन दोहन तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसके रिचार्ज के बारे में हम किसी प्रकार की कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है। या जो थोड़ा बहुत भी रिचार्ज होता था वो आजकल हमारे जैसे रोड बन गए हैं या घर हमारे पक्के हो गए हैं, जो थोड़ा बहुत पानी उनमें जाता था ज़मीन में वो भी हमने बंद कर दिया है। तो हमें आवश्यकता है कि कैसे भी करके हम ज़मीन में जो हमारा बरसात का जो जल है उसको ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारें, जिससे कि ज़मीन का जो जल स्तर है उसमें सुधार होगा। तो ज़मीन का जल स्तर सुधार होगा तो उसमें हम फिर हमारे पीने के लिए या जब कहना चाहिए फसलों के लिए हमारे पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो पाएगी। जैसा कि आप जानते होंगे हमारे यहाँ जैसे कुछ कुएँ हैं या ट्यूबवेल हैं, उनके हम रिचार्ज के माध्यम से हम जो हमारा वर्षा का जल है उसको ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा उतार सकते हैं, जिससे कि एक तरह से हमारा स्टोरेज होगा, जो कि जब हम सिंचाई करेंगे हमें आवश्यकता होगी उस समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारी ये छत है, अगर ये छत का पानी हम कहीं ट्यूबवेल में उतार दें तो इसके लिए हमने एक पाइपलाइन की व्यवस्था की है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन लाए हैं, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की छत से पाइप आया है और यहाँ पर हमारा जो ट्यूबवेल लगा है इस ट्यूबवेल में हमने इसका रिचार्ज किया है। साथ में अगर छत के पानी के साथ साथ हम हमारे खेतों का पानी भी ले सकते हैं। ये आपने पाइप साथ में लगा है, इस पाइप के माध्यम से आप देखेंगे हमारा पानी इधर आता है और यहाँ हम इसको रिचार्ज किया है हमारे ट्यूबवेल को। इसी तरह से आप अपने कुआं को भी रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें करना क्या है, एक छोटा सा अपने को फ़िल्टर बनाना पड़ता है। फ़िल्टर इसलिए आवश्यक पड़ता है क्योंकि हमारा जो पानी आ रहा है, बरसात का पानी जो आ रहा है, इसमें बरसात के पानी के साथ साथ मिट्टी भी आती है। अब मिट्टी आप देखेंगे तो इस मिट्टी को अगर हमने अलग नहीं किया तो मिट्टी को अलग करना बहुत ज़रूरी है। अगर अलग नहीं की हमने मिट्टी को तो हमारे पानी का जो स्रोत है, जहाँ से पानी आता है छिद्रों में, वो छिद्र बंद हो जाएंगे और हमारा ट्यूबवेल ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो बरसात के पानी में से मिट्टी को निकालना अति आवश्यक है। उसके लिए एक फ़िल्टर की व्यवस्था करनी पड़ती है, अपन आराम से हम बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं आता, मात्र 5,000 या 10,000 में आपका पूरा ये सिस्टम तैयार हो जाएगा। इसके लिए जो आप देखेंगे ट्यूबवेल की जो केसिन है, जो हमारी केसिन बनी हुई है, उसके आसपास आप 3 मीटर का एक गड्ढा खोदें, जो कि 3 मीटर चौड़ाई का रहेगा और लगभग 3 मीटर ही गहरा रहेगा। इसमें जो बीच का जो नीचे वाला जो 1 मीटर रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा छोड़ दें, आधा मीटर छोड़ दें। आधा मीटर के ऊपर से इसमें केसिन में 2 mm के छोटे छोटे छिद्र कर देंगे, या ड्रिल के माध्यम से आप इन छिद्र को कर देंगे और लगभग ऊपर का 1 मीटर जहाँ तक, यानी कि लगभग 1.5 मीटर बीच में अपने को इसमें छिद्र करना है। ऊपर का 1 मीटर छोड़ दें और नीचे का आधा मीटर छोड़ दें और बीच का जो 1.5 मीटर बचेगा उसमें आपको इसके छिद्र कर देने हैं। अब इस छिद्र के ऊपर आप एक कोई टाट की बोरी या नारियल जो नारियल की जो रस्सी रहती है उसको अच्छी तरह से इस छिद्र के ऊपर लपेट दें, जिससे कि अगर बाई चांस थोड़ा बहुत भी अगर कोई की कंकड़ या पत्थर या जो भी काली मिट्टी अगर इसमें आ रही है वो भी छन के जाएगी। अब नीचे का जो 1 मीटर बचेगा उसमें अपने को काले पत्थर या बोल्डर भर देने हैं। बीच का जो 1 मीटर रहेगा उसमें अपने को काली गिट्टी लेनी है, वो काली गिट्टी को इसमें भर देनी है। और ऊपर का जो हमारी रेती, जो बालू रेती जिसे बोलते हैं, उस रेती को उस पर डाल देना। इस बालू रेती के ऊपर अपने को पानी जो भी है, बरसात का पानी किसी भी पाइप के माध्यम से या खेत का पानी लाके इस बालू रेती के ऊपर इस पर छोड़ देना है। जब पानी धीरे धीरे इसमें बैठना चालू हो जाएगा और देखेंगे आप रेती में मिट्टी जमा हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिस्टम हमने बरसात के पहले लगाया था, अब इसमें धीरे धीरे मिट्टी बैठ के, रेती में मिट्टी बैठ गई, इसके कारण कुछ खरपतवार उग गई। अब इसको जब सीजन आएगा, यानी कि जब मई में आएगा, मई या अप्रैल में हम इसको दोबारा से साफ़ करेंगे और इस सिस्टम पे हम फिर से वो लगाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे कुआं रिचार्ज की पद्धति आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, आप देखें जैसे 10 बाई 10 मीटर की अगर आपने एक छत ली है तो उसका जो आपका एरिया देखेंगे 100 वर्ग मीटर होता है। और जैसे देवास ज़िले की बरसात की बात करें तो लगभग 1 मीटर बरसात होती है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग उस पर 100 घन मीटर पानी की आराम से आप इसमें रिचार्ज कर सकते हैं, जो कि आपके ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह से ये सिस्टम आप जो हमारे ओपन वेल है कुआं उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें थोड़ा कुआं से इसको 5 या 7 मीटर दूर रखें और इस तरह से आप इसको रिचार्ज की पद्धति लगा सकते हैं। उसमें साथ में एक आप डिसिल्टिंग बेसिन भी बना लें, छोटी सी डिसिल्टिंग बेसिन में क्या, पहले पानी उसमें बैठेगा, पानी उसमें मिट्टी जम जाएगी और जो साफ़ मिट्टी है
50% तक आपका पानी वहाँ साफ़ हो जाएगा। फिर उसमें से साफ़ जो पानी रहेगा उस पानी को इसके ऊपर छोड़ दें और एक पाइप के माध्यम से इसमें एक पाइप लगा दें जो लगभग 1.5 फीट का पाइप रहेगा, सॉरी माफ़ करना, आधा फीट का जो पाइप रहेगा उसमें लगा देंगे। इसका डायमीटर आधा फीट रहेगा, उसमें लगा देंगे। इस तरह से रिचार्ज सिस्टम आपका कुआँ और ट्यूबवेल दोनों में काम आएगा और आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहण ज़मीन के अंदर रहेगा, जिसको कि आप भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम में हर बार हम आपको एक सफल किसान से मिलवाने वाले होते हैं। आज भी ऐसे ही एक कृषक से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी खेती में बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ एक नया मुकाम हासिल किया। जी हाँ, वे किसान हैं नन्हे लाल भाटी, जिन्होंने बहुत मेहनत से एक मुकाम हासिल किया है। तो आइए इनकी सफलता की कहानी सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। 5-7 सालों से जो पारंपरिक खेती चली आ रही थी वही कर रहा हूँ मैं। पर अपने केवीके के संपर्क में आने के बाद में अभी 2-3 साल से कुछ तकनीकी क्रिया अपना रहा हूँ अपने खेत में। और दूसरी चीज़ 5-7 साल हो गए जैविक के ऊपर मेरा विशेष जोर है। जैविक में अपने पास कम से कम साल भर में 5-7 ट्राली केचुआ खाद हो जाता है। वहीं मेरे पास 6-7 गायें हैं, देसी गाय। उनके गोमूत्र से मैं जैविक कीटनाशक भी तैयार करता हूँ। साथ में मच्छर कंट्रोल के लिए अपने 1 एकड़ के लिए मैं जूस तैयार करता हूँ। 1 एकड़ के लिए 1 किलो प्याज, 1 किलो तीखी हरी मिर्ची, 250 ग्राम लहसुन, 250 ग्राम अदरक, इनका पेस्ट बना के 1 एकड़ में उसका स्प्रे करता हूँ। किसान भाइयों को मेरी यही सलाह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक पे ध्यान दें, देसी गाय पालें और दूसरी केवीके की जो भी तकनीक है उनको आप अधिक से अधिक उनका लाभ लें ताकि अपन फसल में भी कोई प्रभावित। अभी मेरी 1 हेक्टेयर में 18 कुंटल सोयाबीन हुई, उसमें दूसरी अपनी अरहर खड़ी हुई है, तीसरी मैंने आयुर्वेदिक फसल कलौंजी और अलसी लगाई उसके बीच में। अपन जहाँ खड़े हैं इसके बीच में मेथी है, उस साइड में धनिया है। तो ये अपने तीसरी फसल के रूप में अपन अपनी अतिरिक्त आ ले रहे हैं। अभी 2-3 साल पहले अब में और आज में मेरा बहुत अंतर है। मतलब दूसरी फसल ये अपने सोयाबीन के अपन 3-4 साल से देख रहे हैं कि सोयाबीन का अपन उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। बाकी अब अरहर अगर कभी साथ में, तो सोयाबीन तो खैर ऑलरेडी जो होना था ठीक है, नहीं हुई ठीक है। हालांकि इस साल सोयाबीन का वर्ष भी बहुत बढ़िया रहा। सोयाबीन मेरी लास्ट ईयर भी पूरी वो रेज एंड वेड पद्धति पे थी। वो 7.5 कुंटल प्रति एकड़ का उसने उत्पादन दिया था और इस बार भी वही उत्पादन दिया। साथ में अरहर की फसल सेफ खड़ी हुई है। इसके बीच में तीसरी फसल कलौंजी और अलसी वो तो खैर है ही है। तो साथ में मैं एक फसल के ऊपर विश्वास नहीं रखता। एक फसल उन्होंने कहा गेहूँ बो दी है या चने बो दी है, साथ में मेरे पास कुल 7-7.5 एकड़ का रकबा है, पर कम से कम उसमें 7-8 प्रकार की क्रॉप है। अभी मैंने नीचे SWI पद्धति से गेहूँ लगा रखा है। वो 1 एकड़ में मात्र 6 किलो बीज गया हुआ है
और वो भी उसको पूरा सीड ट्रीटमेंट करके 8 बाई 8 इंच पे लगाया हुआ है और बहुत बढ़िया। अभी 8 दिन पहले ही लगाया हुआ है वो, तो छोटा है अभी। गन्ने लगा रखे हैं, ये यहाँ तक बाढ़ का पानी आ जाता है सर, एक मुश्किल से 100-200 फीट जगह रह जाती है। तो बाढ़ के पानी के बावजूद भी अपनी मतलब दूसरी फसल पूरी सोयाबीन भी ऐसी किस्म की मैंने बोई थी। अभी 4 प्रकार की सोयाबीन थी। मैंने क्या अपने खेत को एक रिसर्च सेंटर बना रखा है। पहले पुरानी तकनीक में जब तक अपने को बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, उस प्रकार तो पुरानी फसलों में जो पारंपरिक खेती अपनी गेहूं चने की जो आ रही थी, उसमें बड़ी मुश्किल से अपनी लागत भी नहीं निकल पाती थी। अब आज ये है कि अपनी लागत के साथ में अपन एक अच्छी पोजीशन पे खड़े हुए हैं और लगातार इनके संपर्क में भी बने हुए हैं ताकि अपने को कुछ और आगे मिलते रहे। मैं तो अब अपने आप को यह समझता हूँ कि एक इनका परिवार का एक सदस्य हूँ या ऑफिस का एक मेंबर हूँ। जब भी चाहे, जब कोई सलाह लेना तो बिल्कुल बखूबी मेरे को वो सजेशन देते हैं। कभी भी एनी टाइम जैसे पूछता हूँ तो बहुत बढ़िया उनका समर्थन है। अभी इसी साल का, चालू साल का मुझे सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार भी मिला हुआ है। वो सरसों पे मिला था। मैंने सरसों की पहले नर्सरी तैयार करके और फिर खेत में ट्रांसप्लांट की थी 2.5 बाई 2.5 फीट पे। वही बहुत बढ़िया ज़बरदस्त थी, बेड के ऊपर लगी हुई थी वो। उसका उत्पादन भी करीब 47% मेरे को ज़्यादा मिला प्रदेश लेवल पे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1। खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक। फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का अंक। हमें उम्मीद है ये अंक आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। किसान भाइयों, आज के अंक में आपने जानकारी ली नलकूप रिचार्ज पद्धति के बारे में और साथ ही हमने आपको सफल किसान से मिलवाया, जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। सफल किसान के बाद अब बारी है आपसे आज्ञा लेने की। तो किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।